नमस्कार दोस्तों। सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ रेलवे की जितनी परीक्षाएं होती हैं जैसे आरआरसी, जीडीसी, एनटीपीसी, टीसी, गुड्स गार्ड, ग्रुप डी, असिस्टेंट लोको पायलट, ईटीसी में निश्चित सफलता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी दबा दीजिए जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो अंतरिक्ष में सीधे नहीं खड़े रह सकते। क्यों नहीं रह सकते वो? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, गुरुत्व नहीं होता। क्योंकि अंतरिक्ष पर जो है गुरुत्व नहीं होता तो इसलिए वो क्या है कि अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। लैंप की बत्ती तेल मतलब लैंप की बत्ती में तेल किसके कारणों से उठता है? जो लैंप की बत्ती उसमें जो तेल होता है वो किसके कारणों से उठता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कोशिकीय घटना के कारण। कि लैंप की बत्ती में कोशिकीय घटना के कारण तेल तेल जो है वो कोशिकीय घटना के कारण उठता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। द्रव की आंशिक या पूर्णतः मतलब यहाँ पर गलती से हो गया है द्रव में, ये गलती से हो गया है, यहाँ से द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्रव प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो वो किस पर निर्भर करती है? किस पर दोस्तों, किस पर करती है? इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। द्रव की आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्रव प्राप्त उछाल की मात्रा ठोस द्वारा उठाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है। जो पानी की बूंदें हैं उनका तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण कौन सा है? वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, आसंजक बल का प्रभाव, आसंजक बल का भाव। एक बार यहाँ गलती से मतलब यहाँ अभाव आएगा, आसंजक आसंजक बल का अभाव के कारण। कि पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है। जो पहिए में बॉल बेयरिंग है उसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य क्या है? स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन दे रखे हैं, ये दे रखा है कि जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश वायु का प्रयोग करता है और अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। और 2 जो कथन दे रखा है वो है, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा तथा से सही हैं? तो कौन से सही हैं? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 1 और 2 दोनों सही हैं। मतलब जेट इंजन और रॉकेट के बारे में ये दोनों कथन सही हैं। कौन से? एक तो जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। और दूसरा जो है ये रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। तो ये भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अब केंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। एक बार और देख लेते हैं कि जो एक भूस्थिर उपग्रह है वो अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अब केंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। जो स्वचालित घड़ियाँ होती हैं उनमें ऊर्जा किससे मिलती है हमारी? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। जो हम हाथ में घड़ी बांधते हैं यानी कलाई घड़ी जो होती है उसमें ऊर्जा किससे मिलती है? वो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से उसे ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो निम्न के कौन सा जो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है वो है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 10, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, जो घड़ी के स्प्रिंग होता है तो उसमें जो भंडारित ऊर्जा है वो है हमारा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है स्थितिज ऊर्जा। घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ग्रैंड कुली डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। जो ग्रैंड कुली डैम है यानी ग्रैंड कुली जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कोलंबिया नदी पर स्थित है। ग्रैंड कुली डैम जो है वो कोलंबिया नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, आसवान उच्च बांध स्थित है। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, इसका नाम क्या है, तो ऐसे भी आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आसवान उच्च बांध स्थित है तो कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है मिस्र में। कहाँ पर स्थित है, मिस्र में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली और सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है। नीली और सफ़ेद नीली के संगम पर स्थित है तो कौन सा है वो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है खार्तूम। खार्तूम शहर जो है वो नीली तथा सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है, और जो ये खार्तूम है वो सूडान की राजधानी है खार्तूम, और जो ये दे रखा ऑप्शन बी है इराक की राजधानी है बगदाद, और जो ये दे रखा है ए ऑप्शन काहिरा ये मिस्र की राजधानी है, और ये जो डी दे रखा है ये तुर्की की राजधानी अंकारा। तो इसमें पूछा है कि निम्न कौन सा शहर नीली तथा सफ़ेद नीली के संगम पर स्थित है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है खार्तूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। जो लंदन शहर है तो किस नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है थेम्स नदी के किनारे स्थित है। और जो ये लंदन है ये हमारे ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन। तो ग्रेट ऐसे भी आ सकता है कि ग्रेट ब्रिटेन की जो राजधानी है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो किसके नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है थेम्स नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, डेल्टा का नामकरण करता किसे माना जाता है। डेल्टा का जो नामकरण करता है वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है हेरोडोटस को माना जाता है। मतलब डेल्टा का नामकरण करता हेरोडोटस को माना जाता है, और जो हेरोडोटस हैं इन्हें इतिहास का पिता के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे भी आ सकता है कि इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है, हेरोडोटस को, या ऐसे भी आ सकता है कि डेल्टा का नामकरण करता किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है हेरोडोटस को। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, वो है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया, तो किसने लगाया था वो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है औरंगजेब ने। औरंगजेब एक मुगल बादशाह था जिसने जजिया कर पुनः लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। जो अकबर का शासनकाल चल रहा था तो उसमें जो मतलब अमल गुजार नामक अधिकारी था उसका क्या कार्य था, तो उसका क्या कार्य था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है भूमि राजस्व का मूल्यांकन एवं संग्रह करना। जो भूमि से इन्हें राजस्व मिलता था उसका मूल्यांकन और उसे संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना। तो अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था वो था भूमि राजस्व का मूल्यांकन एवं संग्रह करना, और मूल्यांकन मतलब संग्रह करना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों में हस्तांतरित किया, तो शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों में हस्तांतरित किया, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है तोरण के द्वारा। कि शिवाजी ने मुगलों को तोरण संधि के द्वारा किलों में हस्तांतरित किया, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है तोरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। जो मुगल प्रशासन था उसमें मदद ए मास किसे इंगित करता है, तो वो था हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। तो मतलब मुगलों प्रशासन में जो मदद ए मास है जो क्या इंगित करता है, वो है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था। जो औरंगजेब ने जिहाद चलाया था तो उसका क्या अर्थ था, ऑप्शन तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है दार उल इस्लाम। जो औरंगजेब ने जिहाद चलाया था तो उसका क्या अर्थ था, दार उल इस्लाम। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में कितने सशस्त्र विद्रोह किया, तो पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है नामधारी सिखों ने। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया,
तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में 1857 की क्रांति में नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? जो बिहार में 1857 की क्रांति चली रही थी तो उसमें नेता जो थे कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 9 मई 1818 को। सॉरी गलती से हो गया, 9 मई 1858 को हुआ था। कितने को हुआ था एक बार और देख लेते हैं कि मतलब जो बिहार में 1857 क्रांति का नेता कुंवर सिंह था उनका देहांत कब हुआ था? वो हुआ था तुम्हारा 9 मई 1858 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 को हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो किसने नहीं माना था? वो थे हमारे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आर.सी. मजूमदार ने। कि आर.सी. मजूमदार प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना, तो वो थे हमारे आर.सी. मजूमदार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 का जो विद्रोह था को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो वो देखा था हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब ने 1857 क्रांति के विद्रोह को देखा था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, गड़गरी विद्रोह 1844 में हुआ था का केंद्र था? तो गड़गरी जो विद्रोह था उसका जो केंद्र था ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कोल्हापुर। गड़गरी विद्रोह का जो केंद्र था वो कोल्हापुर था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो वो किसने लिखा था? हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आर.सी. मजूमदार ने। और अभी हमने आर.सी. मजूमदार के बारे में पीछे ही पढ़ा था कि आर.सी. मजूमदार ने एक बात और कही थी कि 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। और इसमें एक और क्वेश्चन आ गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो वो कौन थे? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आर.सी. मजूमदार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, और तो मतलब उसके प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी हमारी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में गर्म दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? जो भारत में गर्म दलिया आंदोलन हुआ था तो उसका पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारत में गर्म दलिया आंदोलन का पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो वे कौन थे? मतलब वो कौन थे? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है अरविंद घोष। अरविंद घोष कि अरविंद घोष पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी तथा और बाद में दार्शनिक बन गए। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर है अरविंद घोष। तो दोस्तों हमारी वीडियो के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे। और दोस्तों साथ ही एक बात और बता दें आपको कि हमारे जो प्रश्न चल रहे हैं, प्रश्न एक तरीके से सीरीज बाई सीरीज चल रहे हैं। तो बिना देरी करते हुए इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।